नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने नाग मिसाइल कैरियर का प्रोडक्शन वेरिएंट को शामिल कर लिया है, जिसे कि हम नामिका के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नया प्लेटफॉर्म होगा वो टैंक डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाएगा, जो कि 6 रेडी टू फायर नाग ATGMs को फायर करेगा, जिसकी रेंज 7 किलोमीटर होगी। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में 6 नाग ATGM स्टोर में भी होंगी। और ये जो प्रोडक्शन वेरिएंट है नाग मिसाइल का, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स और लेजर रेंज फाइंडर भी इंटीग्रेट होंगे। साथ ही सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक मशीन गन भी होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने स्विफ्ट UCAF प्रोग्राम को अब पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करने की बात कही है, जो कि 1 टन का UCAF होगा। कहा यह जा रहा है कि इसके आंतरिक यानी कि इंटरनल वेपन बे में 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स होंगे और ये स्वामिंग इंटेलिजेंस भी कर सकता है। स्विफ्ट UCAF कोऑर्डिनेट एयर स्ट्राइक भी करेगा दुश्मनों के मल्टीपल क्रिटिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ। और साथ ही दोस्तों, ये जो स्विफ्ट UCAF है वो लो ऑब्जर्वर होगा, यानी कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स भी होंगे। और ये अन्य जो दूसरे मेल क्लास के UAV है उनकी तुलना में इस स्विफ्ट UCAF की जो सर्वाइबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा कि NP1 और NP2 नेवल तेजस प्रोटोटाइप को अब मैन और अनमैन टीमिंग प्रोग्राम के टेस्ट बेड के रूप में मॉडिफाई किया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अनमैन फाइटर जेट बनाने की बात भी कही है, जो कि विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे, जिनका इस्तेमाल स्ट्राइक मिशन में किया जाएगा मैन फाइटर जेट्स के साथ। यानी कि ये जो अनमैन फाइटर जेट होगा भारतीय नौसेना का, वो TEDBF और राफेल मरीन के साथ ऑपरेट किया जाएगा स्ट्राइक मिशन के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से ही आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारतीय नौसेना की योजना है कि वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF का जो प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है उसे आने वाले हफ्तों में पूरा कर लेंगे और फिर इस फाइल को रक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, ताकि TEDBF प्रोग्राम के लिए बजट दिया जा सके, जो कि करीबन 14,000 करोड़ रुपए का होगा। और इसमें करीबन 4 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि TEDBF का जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो 2024 के अंत में पूरा होगा, जिसके बाद इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 में और इसकी पहली फ्लाइट 2027 में होगी। और कहा यह जा रहा है कि 5 सालों से कम समय में इसके 1000 ट्रायल्स भी किए जाएंगे और 2032 से TEDBF का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन के CEO ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया पर लगे सैंक्शन की वजह से जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कई तरीके की समस्याएं आ रही है, जिसमें कि मटेरियल्स और एनर्जी यानी कि ऊर्जा की सप्लाई जो चेन है वो प्रभावित हुई है और इससे एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं और आने वाले समय में यूरोप में व्यापार करना भी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, ये बात तब सामने आई है जब डसॉल्ट एविएशन के पास 164 राफेल फाइटर जेट और 87 यानी कि 87 फाल्कन एयरक्राफ्ट्स का बैकलॉग पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन ने $103 बिलियन का भी सहयोग किया है जर्मनी और स्पेन के जॉइंट प्रोजेक्ट, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए है, उसमें। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। मिश्रा धातु निगम यानी कि मेधानी अब सीमा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों की बुलेट प्रूफ आर्मिंग कर रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आमतौर पर वायुसेना, थल सेना और VIP ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। मेधानी ने MI-17 हेलीकॉप्टर को बुलेट प्रूफ कवच देने के काम को प्राथमिकता दी है। मेधानी ने इन हेलीकॉप्टरों को नीचे से किसी भी गोलीबारी से बचाने के लिए बख्तरबंद किया है, चाहे वो नक्सल हो या फिर सीमा क्षेत्र हो। मेधानी ने अर्धसैनिक बलों और तेलंगाना पुलिस, अरुणाचल प्रदेश पुलिस और ITBP जैसे कुछ राज्य पुलिस बलों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेडगियर की भी आपूर्ति की है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाइकुरी एयर बेस पर उतरने के बाद जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI को सम्मान के निशान के रूप में वाटर कैनन सलामी दी है। आपको बता दें कि पहले भारत जापान द्विपक्षीय लड़ाकू अभ्यास वीर गार्जियन के लिए फिलीपींस से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और यह एक्सरसाइज अगले कुछ हफ्तों में होने वाली है। बाकायदा जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने यूट्यूब पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, जिसमें कि हजारों जापानी इस विमान को देखकर उत्साहित हो रहे थे। आपको मालूम है कि दोस्तों, जापान खुद सुखोई 30 MKI के बारे में काफी कुछ जानकारी जानना चाहता है, क्योंकि अक्सर उसका सामना चाइना के साथ होता है और चाइना भी सुखोई 30 का इस्तेमाल करता है। बता दें कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का मुकाबला जापान के F-15J और F-2 फाइटर जेट के साथ होगा और पहली बार भारतीय वायुसेना लंबी दूरी के डॉग फाइट सिमुलेशन में
भारत निर्मित अस्त्रा MK1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, मिश्रा धातु निगम जो कि धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी में माहिर मानी जाती है, उन्होंने दावा किया कि एडोर MK102 इंजन के पुर्जे जो कि जागवार लड़ाकू बम विस्फोटक को शक्ति प्रदान करते हैं, उनमें से कई पुर्जों को स्वदेशी रूप में बदल दिया है और मेधानी ग्रुप के द्वारा बनाए गए पुर्जों को इस इंजन में लगाया गया है और साथ ही इनका तकनीकी परीक्षण भी किया गया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मेधानी के जो कंपोनेंट्स है उन्हें जागवार फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया गया है, जिसकी वजह से ये लगातार फ्लाई कर पा रहे हैं। HAL और इंडियन एयरफोर्स ने जागवार लड़ाकू बम वर्षक बेड़े के जीवन का विस्तार करने में मेधानी की सहायता मांगी थी। आपको बता दें कि यूके ने अपने बेड़े से रिटायर होने के बाद इंजन के लिए पुर्जों और आपूर्ति का उत्पादन करना बंद कर दिया था और इंडियन एयरफोर्स एकमात्र जागवार का ऑपरेटर है और 2034 तक डैरेन 3 अपग्रेडेड जागवार फाइटर बॉम्बर्स का संचालन जारी रखेगा। दरअसल भारतीय वायुसेना 2024 में अपने पुराने डैरेन 1 और डैरेन 2 जागवार फाइटर बॉम्बर्स के बेड़े को रिटायर करना शुरू करना चाहती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने अभी हाल ही में नौसेना के P-8I विमान को LOC के पास में उड़ाया था। ऐसे में पाकिस्तान के कान खड़े हो चुके हैं और अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीनी ड्रोन CH-4 को तैनात करने की योजना बना रहा है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और वहीं चीन और पाकिस्तान भारत की अरब सागर में बढ़ती हुई ताकत से भी घबराए हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और चाइना ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा, अरब सागर की निगरानी और ईरान के चबार बंदरगाह की जासूसी के लिए उन्होंने अब अपने ड्रोन को तैनात करने की योजना बना दी है और कहा यह भी जा रहा है कि ड्रोन तैनात भी कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह के नजदीक में तुर्बत नेवल एयरबेस पर ड्रोन स्क्वाड्रन के तैनाती को पाकिस्तान की तरफ से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ग्वादर में आपको मालूम है कि पाकिस्तान लोगों का विरोध झेल रहा है। दरअसल ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान चाइना के कहने पर कर रहा है। चीन की चाल ईरान में भारत के पैसों से विकसित चबार बंदरगाह पर निगाह रखने की है। आपको बता दें कि जिस एयरबेस में इन ड्रोन को पाकिस्तान ने तैनात किया है, वहां से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होने वाले सबसे व्यस्त व्यापारिक जल मार्ग पर भी नजर रखी जा सकती है। अब खबरें तो ये आ रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान तुर्बत नेवल एयरबेस पर तैनात अपने ड्रोन से भारत की जासूसी कर सकते हैं और पाकिस्तान को जो ये चाइनीज ड्रोन मिले हैं वो खाड़ी देशों से भारत के तेल आयात, चबहार के रास्ते, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों को होने वाले निर्यात पर भी नजर रख सकते हैं। चाइना का ये जो CH-4 ड्रोन है वो अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की पूरी तरीके से आप कॉपी समझ सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि चाइना ने अमेरिका की तकनीक चुराकर इस ड्रोन को बनाया है। इस ड्रोन का पूरा नाम चांगहोंग 4 है। CH-4 ड्रोन लगातार 30 घंटों तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन 115 किलोग्राम के बम के साथ भी उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही ये ड्रोन काफी अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण सामान्य रडार से बचने में भी सक्षम है। तो दोस्तों, चुनौती बहुत तगड़ी होने वाली है भारत के लिए। किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना भारत को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और ड्रोन के जरिए वो भारत की जासूसी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि नेपाल को लेकर आ रही है। दोस्तों, नेपाल में सरकार के बदलते ही चाइना की गतिविधियां नेपाल में बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और अब श्रीलंका की तरह ही चाइना नेपाल को फंसाने के लिए चाल चलना शुरू कर चुका है। चीन ने हिमालय के अंदर रेल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और चीन की इस चाल पर भारत ने पूरी तरीके से नजर गड़ा के रखी हुई है। ऐसे में अब चाइना की चाल को देखते हुए भारत भी एक्शन में आ गया है और अब भारत ने अरबों रुपए की मदद से नेपाल के लिए लाइफलाइन के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है। नेपाल की मीडिया की तरफ से खबरें आई हैं कि भारत ने नेपाल के लिए ड्राई पोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस पोर्ट को जोड़ने के लिए करीबन भारत 3.2 अरब रुपए की लागत से उत्तराखंड के रास्ते दोधरा चांदनी ड्राई पोर्ट तक सड़क बना रहा है। इसके अलावा भारत एक एकीकृत चेक पोस्ट और रेलवे लाइन बनाने के लिए भी तैयार हो गया है। इस सड़क और रेल मार्ग से नेपाल की पहुंच अब भारत के मुंबई बंदरगाह तक अच्छी तरीके से हो जाएगी। साथ ही गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह का भी सफर आसान हो जाएगा। इससे नेपाल का जो विदेशी व्यापार है वो और आसान हो जाएगा और खर्चा भी कम आएगा। ये उत्तराखंड के चंपावत इलाके में 4 किलोमीटर तक जाएगा। इस रोड को बनाने का काम शुरू हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि ये रोड परियोजना अगले 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। नेपाल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारत ड्राई पोर्ट, एकीकृत चेक पोस्ट और अन्य आधारभूत ढांचों को भी तैयार करेगा। भारत ने नेपाल से इस बात का भी वादा कर दिया है कि अगले 3 सालों में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। नेपाल में भी इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। महाकाली नदी पर 4 लेन का पुल बनकर तैयार हो गया है। यही नहीं, नेपाल की और 8 किलोमीटर लंबी रोड का काम अपने अंतिम चरण में है। ये ड्राई पोर्ट बनकर तैयार हो जाने पर नेपाल का पश्चिमी इलाका भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। इससे नेपाल और भारत के बीच भी व्यापार बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले नेपाल अभी तक पूर्वी इलाके से यानी कि कोलकाता के रास्ते विदेशी व्यापार करता आया है, लेकिन भारत के अब इस मास्टर स्ट्रोक से चाइना की टेंशन बढ़नी तय है।
जो कि ओली की मदद से नेपाल में अपनी नजर गड़ाए बैठा है। और साथ ही एक बात और है, नेपाल और चाइना का जो ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है वो बहुत ही दुर्गम इलाके में है, जो कि बनना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान चाइना सोचकर बैठा हुआ है। और चाइना खुद ये बात मान चुका है कि उनके लिए इंजीनियरिंग का सबसे कठिन प्रोजेक्ट ये रेल नेटवर्क है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कंगाल पाकिस्तान की पूरी मदद के लिए सऊदी अरब तैयार हो चुका है। हालांकि चाइना के कर्ज के जाल में तो पाकिस्तान पहले से फंसा हुआ है। ऐसे में अब सऊदी अरब के आगे पाकिस्तान ने हाथ फैला दिए हैं। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी सऊदी अरब पहुंचे थे ताकि देश को आर्थिक संकट से निकाला जा सके। दोस्तों, अब खबरें ये आ रही कि सऊदी सरकार पाकिस्तान को $5 बिलियन की आर्थिक मदद दे सकती है। यही नहीं दोस्तों, क्राउन प्रिंस और मुल्क के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के निवेश को $10 बिलियन तक बढ़ाने पर एक अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, तो रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन के खिलाफ अपने खतरनाक हवाई योद्धा को जंग के मैदान में उतार दिया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि रशिया ने अब अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया है और उनका ये जो Su-57 है वो यूक्रेन में हमले भी कर रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का दावा किया जा रहा हो कि रशिया ने सुखोई 57 फाइटर जेट को इस्तेमाल किया है। दरअसल सुखोई 57 रूस का वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जाता है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि सुखोई 57 का इस्तेमाल कम से कम जून 2022 से किया जा रहा है और रूस इन फाइटर जेट से मिसाइलों के हमले यूक्रेन पर कर रहा है। वहीं वार जोन की रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि रूस ने भले ही सुखोई 57 को तैनात किया हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि रूसी विमान यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल किए गए हों। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन की सीमा के अंदर अपने सबसे घातक फाइटर जेट को नहीं उतार रहा है। रूस को इस बात की टेंशन हो रही है कि पश्चिमी देश उसके इस 5वीं पीढ़ी के पहले फाइटर जेट की सीक्रेट जान जाएंगे, क्योंकि रशिया ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मात देने के लिए सुखोई 57 का निर्माण किया है और ये फाइटर जेट भी रडार की पकड़ में नहीं आता और परमाणु बम गिराने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस फाइटर जेट को मार गिराना इतना आसान नहीं है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों, कनाडा अब अमेरिका से घातक F-35 फाइटर जेट की डील करने जा रहा है। कनाडा की वायुसेना 88 यानी कि 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने जा रही है, जिसके पीछे का कारण है कि कनाडा की वायुसेना अब अपने जंगी बेड़ों को अपग्रेड करने जा रही है, जो कि काफी पुराने हो चुके हैं। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि ये सौदा $14.2 अरब का हो सकता है और ये पिछले 30 सालों में कनाडा की वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होने जा रहा है। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि रूस के अवैध और बिना किसी वैध कारण के यूक्रेन पर हमले और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लगातार आक्रामक व्यवहार से हमारी दुनिया संकट की ओर बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और मैक्सिको के राष्ट्रपति से इस हफ्ते मुलाकात करने वाले हैं और काफी हद तक अपनी सुरक्षा के लिए कनाडा अमेरिका पर निर्भर है। दरअसल कनाडा अब अपने पुराने पड़ चुके CF-18 फाइटर जेट को बदलना चाहता है, जो कि 40 साल पुराने हैं और 2026 तक कनाडा को पहला F-35 फाइटर जेट मिल जाएगा और 2032 से 2034 तक कनाडा को सभी विमान मिल जाएंगे। डील के मुताबिक एक फाइटर कनाडा को $8.50 लाख तक पड़ेगा। आपको बता दें कि रशिया के फाइटर जेट भी अक्सर कनाडा की सीमा के पास गरजते रहते हैं, इसीलिए कनाडा इस खतरे को देखते हुए F-35 डील की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।